अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, खबर और सच की तलाश करने वाले को सहाफ़ी कहते हैं। सहाफ़ी अगर निडर भी हो और सब खतरात को जानते हुए मौत के मुंह में चला जाए तो उसे अरशद शरीफ शहीद कहते हैं। बात करें अगर हम इस मुल्क में सहाफ़ियों के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि अरशद शरीफ के अलावा भी ऐसे बहुत से नाम हैं हमारे पास, हमारी फहरिस्तों के अंदर, कि जिन लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ के रास्ते में कभी किसी को हायल नहीं होने दिया, टू एन एक्सटेंट कि अपने इंतहाई अंजाम को पहुँच गए। इसी तरह की कहानी, इसी तरह की रुदाद हमें पता है कि अरशद शरीफ शहीद की भी है। इस मुल्क के हवाले से अगर हम बात करें तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के अंदर हम ये देखते हैं कि आज़ादी इजहार को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, चाहे वो सहाफ़ियों की अगवा की सूरत में हो, उन पर हमलों की सूरत पे हो, उनकी जान तक बात आ जाए, अगर जान लेने तक का मामला हो उस सूरत में हो, या फिर खाली मेयर सेंसरशिप की सूरत में हो। लेकिन ये कदगने हम देखते हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में लगाई जाती रहती हैं। आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से 1 बरस पहले अरशद शरीफ शहीद को बहुत बेदर्दी से केन्या में कत्ल कर दिया गया था और आज उनकी पहली बरसी है। केन्या के मामलात के हवाले से अगर बात कर लें तो 5 पुलिस एहलकार केन्या पुलिस के, जिनके हवाले से ये खदशात थे कि शायद वो मुलव्विस हैं किसी सूरत, कोई डाउट्स एग्जिस्ट करते थे, उन्हें पहले मुअत्तल किया गया। अब हम ये देखते हैं कि वो वापस अपनी ड्यूटी पर बहाल हैं और 2 तो ऐसे हैं जिनको अपने ओहदों पर से तरक्की भी मिल चुकी है। किसी का क्या गया इस सारे मामले के अंदर, इस सारे साने के अंदर? नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ तो एक माँ का जिसने अपना लख्ते जिगर खो दिया, नुकसान हुआ तो उन बच्चों का जिनके सर से बाप का साया छिन गया, नुकसान हुआ उस बीवी का जिसने अपना सुहाग खो दिया, और नुकसान हुआ मेरी बिरादरी का जिन्होंने अपना साथी, अपना भाई खो दिया। आज के दिन अगर हम बात करें तो अभी भी अरशद शरीफ शहीद की कब्र इंसाफ की मुंतजर है। इंसाफ हमें होता हुआ नजर नहीं आता। उनके सफाक कत्ल के हवाले से बात करें तो उस कत्ल की फाइलें ऐसा लगता है कि वक्त की धूल तले दबती चली जा रही हैं। लेकिन ये मैं जरूर यहाँ पर कह दूं कि हम अरशद शरीफ को नहीं भूले हैं, ना ही किसी को भूलने देंगे। अगर हम बात करें किस तरीके से ये सारी इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी, उम्मीद हमें बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर है कि अल्लाह के हाथ से इंसाफ होगा। आज हो या कल हो, देर से हो या जल्दी हो, इंसाफ जरूर होगा। आज के दिन शहीद सहाफत अरशद शरीफ साहब को मेरी सारी बिरादरी का, आपके सारे साथियों का, अरशद शरीफ साहब आपको सलाम पहुंचे। जी नाज़रीन, कुछ बात करते हैं मजीद अब आगे बढ़कर कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गए हैं, उनका इस्तकबाल भी हो गया है। जिस जलसे की तैयारियां थी नून लीग कर रही थी, वो जलसा भी हो गया है। उनके नाकदीन की, क्रिटिक्स की ये राय है इस वक्त कि मियाँ साहब को बहुत सारी रियायतें भी मिल गई हैं। आगे क्या होगा इस मुल्क के मंजरनामे पे? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये कहना है कि जो भी शख्स इस वक्त इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन की तारीख को लेकर उसको कोई परेशानी नहीं है, वो बेसिकली ये चाहता है कि इस मुल्क में इलेक्शन ना हो। थोड़ा सा बात करेंगे। वो कहते हैं एक नए तर्ज का मार्शल लॉ इस वक्त पाकिस्तान में इन प्लेस है, जहां पर वक्त पर इलेक्शन की कोई बात नहीं करता। एंड एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स बात करेंगे सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और ये कहा गया है कि अगर इस मद में किसी भी किस्म की कोई अभी तक हुई है, ट्रायल हुआ है, कोई भी प्रोसीडिंग्स हुई है, तो उन सभी को कलअदम करार दिया जाए। इसका क्या इंपैक्ट होगा? क्योंकि 9 मई के वाकये के बाद बहुत से नाम ऐसे थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि ये फौजी अदालतों में ही ट्रायल हो। सियासतदान मुल्क के मुख्तलिफ सियासी जमातों के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बिलाल कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेंट्रल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपका भी, आपके वक्त के लिए। सर, मियाँ साहब की वापसी में, कुंडी साहब अगर आप ही से आगाज कर लूँ, जिस दिन वापसी हुई थी उस दिन भी ट्रांसमिशन में आप मेरे साथ थे, आप उस दिन भी बड़ा बरसे थे। आपने कहा जी कि वो वोट ही नहीं है नवाज शरीफ साहब के पास, जिसकी वजह से वो इलेक्शन की बात नहीं करते। आज बिलावल साहब कह रहे हैं मुल्क में एक और तरह का, एक और नेचर का मार्शल लॉ लगा हुआ है, और जो भी शख्स इलेक्शन में ताखीर चाहता है वो इलेक्शन नहीं चाहता इस मुल्क में। इतनी तनकीद नवाज शरीफ साहब पर क्यों? वो इलेक्शन ही लड़ने आए हैं मेरा ख्याल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यशवीन, सबसे पहली बात तो है कि उस भी ट्रांसमिशन में और आज मैं दोबारा हम मियाँ साहब को पाकिस्तान आने पर उसको वेलकम भी करते हैं कि वो पाकिस्तान आए हैं, अच्छी बात है। जो भी ट्रायल है उन्होंने वो फेस करना है, गालिबन कल से उनके जो है वो शुरू होने जो भी है। उसके बाद देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये उम्मीद थी मियाँ साहब से कि वो 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मियाँ साहब एक बड़ी पार्टी के जो है वो सरबराह भी हैं और उनका बड़ी पार्टी को देखते भी हैं। तो हमने समझा कि वहाँ पर वो खड़े होकर मिनार पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन पे जोर देंगे कि वो इलेक्शन करें, इलेक्शन की डेट दें, इलेक्शन का शेड्यूल दें। मियाँ साहब ने इलेक्शन की डेट की बात की ना, मियाँ साहब ने शेड्यूल की बात की, तो जिसका हमें स्ट्रेस था कि वो ये बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब तक इस मुल्क में सजा जगह का अमल नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, तो आगे मुल्क नहीं चल सकता। ठीक है, मियाँ साहब ने देखें हमारे PDM में या उसके बाद भी ये कहा था कि जिन लोगों ने मुझे सज़ा दी या गलत सज़ा दी, जो
सरकारी अफसरान थे, 20 ग्रेड के 21 ग्रेड अफसर की क्या जरूरत हो सकती है, ये बाकी चीज़ें थी। तो मैं आके जो है उनको जो है जो भी है उनसे हम निपटेंगे। लेकिन वो चीज़ें जो है वो 5 लोगों का मियां साहब तो इसे तो अप्रिशिएट करें ना, वो इंतकाम की सियासत को तर्क करना चाहते हैं। हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि माजी को नहीं देखना चाहिए, आगे चलना चाहिए। हाँ। और आगे चलना चाहिए। अच्छी बात है कि उन्होंने उनको जो है वो आम माफी का ऐलान कर दिया कि उन्होंने उनको माफ कर दिया और जो है वो उन्होंने कहा कि मैंने आगे जो है वो उसको चलना है। लेकिन चीजें देखें, हम तो कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, टेकन योर पॉइंट। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग की तवक्को थी कि नवाज शरीफ आएंगे, बिलाल साहब वो कहते हैं जी तवक्को ये थी कि लीडर हैं एक बड़े, वापस आएंगे, जोर देंगे इलेक्शन कमीशन पे कि इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन की तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की, बल्कि सवाल भी पूछा गया दुबई एयरपोर्ट पे, तो मियां साहब ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन का काम है, मतलब लीस्ट बॉदर्ड। तो क्यों आप लोग इलेक्शन नहीं चाहते? बिलावल कह रहे हैं ये एक और तरह का मार्शल लॉ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शान है जी कि जिस तरह बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी बातें कर रहे हैं शान क्या है इसमें? अल्लाह मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ये अब 2-3 महीने से इनकी एक मीडिया स्ट्रेटजी चल रही है। अब मैं कुंडी साहब वो तो उनको तो एक लाइन मिली है, तो वो बतौर सेक्रेटरी रात वही बातें करेंगे। जब ऊपर वाले बोलेंगे तो उनका ये ख्याल है कि क्योंकि ये जानते हैं कि आगे इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है वाज़े तौर पे कि अभी आज इलेक्शन हो, कल हो, परसों हो, मुस्लिम लीग नून ने जीतना है। तो क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ये जानती है कि नंबर 1 जमात पीएमएलएन है, तो वो पॉइंट्स की तलाश में इतनी यकीन दहानी कहाँ से? आपको पता है आपके नाक़िदीन को इस बात पर भी मौका मिल रहा है। आपने परसों रात का जलसा देखा? मैंने बिल्कुल जलसा देखा है, जलसा बड़ा था। आपने अपनी पैदाइश के बाद इतना बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान में कभी देखा? नहीं, आप मुझे बताएं। साइजेबल जलसा था, मैं कहती हूं बड़ा जलसा था। मैं आपको बताऊं, वन ऑफ द बिगेस्ट जलसास होगा इन द हिस्ट्री, बट यू कांट से सबसे बड़ा। आप मुझे बताएं किससे बड़ा कौन सा था? और नंबर 2 बीबी की वापसी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, लाखों की तादाद में, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, लोग सड़कों के ऊपर फंसे हुए थे। लाखों की तादाद में मोटरवे के टोल प्लाजे पे, रिंग रोड के ऊपर, मैं खुद इस चीज का गवाह हूं, मेरी अपनी रैली भी जेलम से आई है। तो इस तरह की मोबिलाइजेशन इन मुश्किल हालात के बावजूद, क्योंकि लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं, वो बड़े हैं इस घर के जो इस वक्त सबको इकट्ठा भी कर सकते हैं। और नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी क्या थी? क्या आपको उसमें कोई इंतकाम, क्या उसमें कोई गुस्सा, क्या उसमें कोई किसी को बुरा भला कहना कोई आपको नजर आया? उनने तसल्ली से, उनने इस मुल्क की तरक्की की बात की, उन्होंने उस मुल्क की खुशहाली की बात की, उन्होंने इस मुल्क के लिए दुआ की उस तकरीर के अंदर। तो देखिए, एक तारीखी इस्तकबाल दिया गया नवाज शरीफ साहब को। इलेक्शंस के हवाले से हमारा भाई कहा यह जा रहा है कि बड़े साइंटिफिक तरीके से इस तारीखी इस्तकबाल की तैयारियां की गई, फॉर्म्स फिल किए गए कि बिलाल कियानी कितने लोग लेकर आए हैं, यशवीन जमाल कितने लोग लेकर आए हैं, बड़े साइंटिफिक तरीके से किया गया। ऑर्गेनिकली ये क्राउड नहीं आया था। नहीं, देखिए, जब आप साइंटिफिक, और आप कहते हैं लाखों लोग सड़कों पर, एजेंसीज की रिपोर्ट्स कहती हैं कि मैक्सिमम भी जोर लगा ले तो 80,000 इससे ज्यादा लोग, ये भी एग्जैजरेटेड। नहीं, ये तो खैर अब आप या तो आप आ जाती, वहाँ पे बड़ा अच्छा मीडिया का कंटेनर था, तो आंखों से देख रही थी कि वहाँ पे क्या इज्तिमा था। जी जी, और जलसे के बाहर भी लोग थे, सड़कों पे लोग थे। मैं लोग जानता हूँ जो 3-3 घंटे में खुद उस रिंग रोड से गुजर के आया हूँ जहाँ पे जलसागाह से 10 किलोमीटर पहले गाड़ियां रुक गई थी और लोग गाड़ियों में थे। मैं जानता हूँ 2 लोग जो मोटरवे की टोल प्लाजे तक नहीं पहुंच सके, 3-4 घंटे रहे उस चीज की वजह से कि इतनी दुनिया वहां पे आई हुई थी। अब देखिए दूसरी बात, इलेक्शंस के ऊपर हम कहते हैं बिल्कुल आइन के मुताबिक होने चाहिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का काम है। और देखिए ये इसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी ने माशाल्लाह बड़ी कोशिश की है कि वो नहीं, एक तरफ देखिए, एक तरफ सेंसस जब अप्रूव हुआ सीसीआई के अंदर, उन्होंने इनकी से थी, उन्होंने क्या उसमें हामी भरी कि नहीं भरी? कुंडी साहब हिमसेल्फ मौजूद है ना यहाँ पर, मेरे प्रोग्राम्स में मल्टीपल टाइम्स कह चुके हैं कि हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि हल्का बंदियां पुरानी ही रहेंगी, अगर होंगी भी तो विद इन 90 डेज होंगी। डीलिमिटेशन की प्रोसेस जब उसके बाद होगी तो उन्होंने तो अब ये इस बात पे आ गए कि स्केड्यूल होना चाहिए इशू। बिल्कुल हम भी ये समझते हैं स्केड्यूल कमीशन को इशू करना चाहिए। अब देखिए बात ये है, इलेक्शन कमीशन अभी डीलिमिटेशन की प्रोसेस जारी है। एज आई अंडरस्टैंड एक डीलिमिटेशन इनिशियल इशू हो गई है, उसके बाद आपको मौका मिलता है कि आप उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई एतराज़ात हैं, जो एक प्रोसेस होता है। डीलिमिटेशन का भी अपना एक स्केड्यूल है, तो मुझे उम्मीद भी है और इंशाल्लाह यकीन भी है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसके फौरन बाद या इस डीलिमिटेशन की प्रोसेस फाइनलाइज होने से पहले इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस कर देगा। कोई यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कोई एक जमात ये कहना कि कोई एक जमात इलेक्शन नहीं चाहती, सब इलेक्शन चाहते हैं। हम जमहूरी जमात हैं, इलेक्शन डट के लड़ेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। ये जो बिला वजह की तनकीद है, ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? वो कहते हैं जी मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, वो कह रहे हैं आपको लाइन मिली हुई है आजकल पार्टी से कि बस इसी तरह की बातें करनी है, इसलिए आप तनकीद करते हैं। नहीं, मुझे कोई लाइन नहीं देता। और दूसरी बात यह है कि देखें,
आप कहते हैं ना कि डिलिमिटेशन है, देखें पहली बात तो ये है कि डिलिमिटेशन जो है वो लेजिस्लेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में 90 डेज व्हाटएवर। आप कह रहे हैं कि अभी भी ये कह रहे हैं कि इसके दौरान या आखिर में हम उम्मीद करते हैं। भाई आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप कहें ना कि अभी चलो आप कहें, आप जनवरी कह दें, फरवरी कह दें, आप मांग तो लें ना कि ये शेड्यूल है, ये आप कह रहे हैं कि 30 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या आप पसंद फरमाएंगे कि यार कब इलेक्शन होंगे, क्या चीज होगी, डेट क्या है, शेड्यूल क्या है, ताकि पॉलिटिकल पार्टी तैयारी करें। आपने तो इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट उनकी ऑफिशियल लास्ट वीक का है ना, उन्होंने डेट नहीं कमीशन ने कहा है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसके ऊपर वो कायम रहेंगे। स्पीच अब आपकी पीडीएम के सरबराह कह रहे हैं कि जनवरी में नहीं होनी चाहिए, सर्दी है, तो आपकी अपने पीडीएम के सरबराह कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने ये बात नहीं की है, आपके ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हमने तो मैच फिक्स किया हुआ है, हम तो नहीं कहा। ख्वाजा आसिफ साहब की अभी भी स्टेटमेंट चला लें, उन्होंने क्या कहा कि इनको नहीं पता कि हम मैच फिक्स कर रहे हैं। जब आप मैच फिक्स करके आ रहे हैं, जब आप 5 साल एक बयानिया था सिलेक्शन का, कंधों पे सवार होने का, एक सेकंड फैसल छोड़ दे, अगर 2018 का आपने एक्शन रिप्ले करना है तो फिर इलेक्शन बंद है। अच्छा एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं, मैच फिक्स को छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए। मुझे ये बताइए, अब आप भी उस दिन जाहिर है मॉनिटर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे नवाज शरीफ की तकरीर, आपने कम से कम बड़े गौर से सुनी है, हर चैनल पे आपने सबसे पहले रिएक्शन दिया, जलसा बड़ा नहीं था। बिलाल कहते हैं कि मुझसे उन्होंने सवाल किया कि मेरी पैदाइश के बाद क्या इतना बड़ा जलसा देखा है? देखिए अब बिलाल साहब जो मॉनिटरिंग कर रहे थे ना, इनको जो बंदे जो है ना वो हाथ दिखा रहे थे ना, वो यही कहते जी हमारा जुलूस फलां जगह पे खड़ा है और हम फंसे हुए हैं, फलां जगह हम फंसे हुए हैं। वो उस हवाले से शायद ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि यार हम लोग इसी हवाले से। मैं खुद गुजर के आया हूं कुंडी साहब, मैं खुद जीटी रोड से। दूसरी बात अगर इतना रश था तो आप कैसे गुजर के आए फिर रश में से? जी जनाब, वो फिर मुझे पता है मैं किस तरह पहुंचा हूं। और देखिए बात ये है कि आप, दूसरी बात ये है, मुझे बात मुकम्मल कर ले, मैं बिलाल। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जिस वक्त आई थी, उन्होंने डिक्टेटर को लड़कारा था। यहाँ पर तो स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, वहां पर जो है वो एक डिक्टेटर के खिलाफ कैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड था? ये देखिए, ये जाती नहीं, पॉलिटिकल पार्टी जलसा करे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के स्टेट स्पॉन्सर्ड है। देखिए आप मुझे बताएं, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, मैंने पहले भी कहा है, अगर हाई कमिश्नर ने सी ऑफ किया है यहाँ पर, अगर हमारे जो है इंतजामिया ने उनको रिसीव किया है, मैं कहता हूँ अच्छी बात है। हर फॉर्म प्राइम मिनिस्टर के साथ उनको इज्जत देनी चाहिए, उनको रिसीव करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हम अगर मियाँ साहब पे ये बात, हम जब इमरान खान को ये कहते थे कि उनके लिए अदालतें चली हैं और गेट पर आकर उनसे सिग्नेचर लिए हैं, तो फिंगरप्रिंट साहब ने भी स्टेट लॉन्च में। चले मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। ये जो बात अभी आप फिंगरप्रिंट्स वाली कर रहे हैं, उस पर तो अभी निगरान वज़ीर आज़म ने थोड़ी देर पहले बात की है। उन्होंने कहा जी कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर कोई इदारा चला गया है करने के लिए, तो क्या इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? किस तरीके से कहा जा सकता है कि कोई भी हुकूमत या मशीनरी इन्वॉल्व है? इस पर बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी नवाज शरीफ साहब के जलसे की, मैं उससे थोड़ा सा आगे भी बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन एक दो चीज़ें ज़रूर हैं। बिलाल साहब, एक वकील की आज मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, उन्होंने बाहर आके एक वीडियो क्लिप बनाई है, आई एम श्योर आपकी नज़र से गुजरी होगी। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी तरफ से जाके खुला चैलेंज कर दें कि मुझे जेल में रखें और किसी का भी नाम लगा के कह दें कि ये PTI का जलसा है, वहाँ पर लोग आ जाएं, तो अगर इससे बड़ा जलसा ना हो तो आके मुझे पकड़ लें। इमरान खान के बाहर होते हुए ऐसे हमारे जलसे का आधा जलसा ये नहीं कर सके, नहीं कर सके। उनका क्लेम है कि इस मुल्क की हिस्ट्री के सबसे बड़े जलसे। आप उनके क्लेम छोड़ दें, अब माजरत है, अब झूठों की बात, अब आपने उस झूठ और प्रोपेगेंडा जिसके ऊपर एक शख्स की सियासत चली है, जिसके धरनों पे भी कुर्सियां लगाई गई, जिसके लिए देगे भी पहुंचाई गई, जिसके लिए मीडिया कवरेज भी कराया गया, जिसके लिए लोग भी जमा करके जहाज़ों में लाए गए, जिस शख्स को सिरे से आखिर तक बैसाखियों पे चलाया गया, जिस शख्स ने कहा कि इस फलाने जर्नैल ने मेरी हुकूमत गिराई है, और फिर बाद में उन्हीं के साथ मिले और उनके कहने के ऊपर सूबाई असम्बली तहलील की ऐवान सदर में आरिफ अलवी साहब के साथ। तो देखिए ये उस शख्स के ऊपर तो बात अब ना ही करने तो वैसे एक बात पूछूं, ये तो इस मुल्क का आम नॉर्मल तर्ज सियासत नहीं है जो भी आपने आखिर में एक दो बातें की। मियां साहब ने भी जनरल बाजवा का नाम लिया, आप लोगों ने, आपकी जमात ने उनकी एक्सटेंशन के अंदर अपना हिस्सा डाला। अच्छा, मियां साहब ने अभी आने से पहले कहा कि एहतसाब होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आज ये हमारे निजाम अदल की ये ज्यादती है कि आज भी नवाज शरीफ की सजाएं कायम है, ये सजाएं सिरे से खत्म होनी चाहिए। नहीं मेरी अर्ज सुने, आप 2017 में जब नवाज शरीफ को एक रियासत के सारे सतून इस्तेमाल करके उसको पहले वजारत उज़्मा से हटाया गया, फिर पार्टी सदारत से हटाया गया, फिर जेल, फिर सजा दी गई, और वो शख्स ये जानते हुए कि इन सजाओं की हकीकत क्या है जो आप सबके सामने आया है, या तो आज कोई बंदा इससे कोई डिसएग्री करे कि वो सजाओं में कोई भी किसी किस्म का मेरिट था, उसके बावजूद वो शख्स बिस्तर मर्ग पे अपनी बीवी को छोड़ के बेटी का हाथ थाम के जेल आया, इस निजाम के सामने अपने आप को पेश किया, हफ्ते में 6-6 दफा पेशियों पर गया। मगर देखिए आज भी वो शख्स पाकिस्तान आया है, तो कल उनकी नवाज शरीफ साहब की कोर्ट पेशी है, नवाज शरीफ साहब उसी निजाम
जो भी कोई शख्स एज ए जर्नलिस्ट मुझे थोड़ा सा भी फॉलो करता है ना, वो जानता है कि मैंने हमेशा ये कहा है कि ये सब जो हुआ गलत हुआ, ज्यादती हुई। लेकिन बहुत से लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि उस वक्त अगर रियासत ने कुछ किया था तो आज रियासत के कंधे पे ही चढ़ के वापस भी आ गए। मियां साहब रियासत ने अजाला कर दिया है। नहीं, नवाज शरीफ साहब अवाम की ताकत पे वापस आए हैं। कहा आपने अवाम की ताकत परसों नहीं देखी? खुशीशाह साहब कहते हैं डील करके, और नवाज शरीफ साहब वो सजाएं जो सिरे से खत्म होनी चाहिए थी, जिसको सच्ची बात है कोर्ट्स को खुद, ये देखिए हमारी जुडिशियल हिस्ट्री के ऊपर, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर ये काला धब्बा है कि वो सजाएं आज तक कायम है। मगर नवाज शरीफ साहब ये जानते हुए अपने आप को फिर से कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं। उसी कोर्ट के प्रोसेस से ये सजाएं खत्म होंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरिट बनता है। एवनफील्ड के केस के ऊपर, एवनफील्ड के ऊपर, और एवनफील्ड केस के अंदर मैं आपको मिसाल देता हूं कि मरियम नवाज साहिबा जिस केस में एक्विट हुई है, उस केस के अंदर इन्हीं जजेस ने आपसे पूछा था कि आप छोड़ दें वॉल्यूम्स, आप कोई एक कागज दिखा दें जो नवाज शरीफ को एवनफील्ड की प्रॉपर्टी के साथ जोड़ता है। ने आपके पास जवाब नहीं था। और मरियम नवाज साहिबा का एक्विटल इस बुनियाद पे हुआ था कि जजेस ने कहा कि आप तो नवाज शरीफ के खिलाफ ही कोई केस आपका नहीं बनता, तो आप मरियम नवाज को किस एडिंग और अबेटिंग के ऊपर आप सजा दे रहे हैं। तो देखिए ये हकीकत है, ये एक मजाक है। जज अरशद मलिक की गवाही आपके सामने है, शौकत अजीज सिद्दीकी की गवाही आपके सामने है। कहा कि वो आ गए हैं, वो अदालती और मैं चाहता हूं, और माजरत के साथ फैसल कुंडी साहब, क्योंकि इनकी जमात उस प्रोसेस का हिस्सा रही है, तो मैं इनसे एक्सपेक्ट करता हूं, मिनिमम ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये उन सजाओं को कंडेम करें। और इनको ये कहना चाहिए कि नवाज शरीफ का वापस आना इस मुल्क की जमहूरी हिस्ट्री के अंदर एक अच्छा दिन है, और ये इस मुल्क के अंदर होना चाहिए था। ये कंडेम करें, या तो ये कहें कि मैं पनामा की जजमेंट को इंडोर्स करता हूं। चलें जी, कुंडी साहब आप पनामा की जजमेंट को इंडोर्स करेंगे या मियां साहब के वापस आने को खुशाइंद कहेंगे? जरूर कहें। आप मुस्कुरा रहे थे सर, बिलाल साहब ने तो बड़ी सादा सी बात की, उन्होंने कहा कि मियां साहब आए हैं, कानूनी प्रोसेस से गुजरेंगे, तो आप मुस्कुराए क्यों? कह रहे हैं गुजरेंगे तो आपका फरमाइशी प्रोग्राम पूरा हो जाएगा, फिक्र न करें, जो नजर आ रहा है। आप देखिए मुझे बताएं, नवाज शरीफ के खिलाफ सजा जायज थी या गलत थी? क्या पनामा, क्या 2017 के अंदर रियासती इस्तेमाल करके आप किस ऑपोजिशन की तहरीक का हिस्सा थे? आप इसी तहरीक का हिस्सा नहीं थे उस टाइम पे? या आप जो कि इस मुल्क में सिलेक्शन नहीं इलेक्शन चाहती थी, जो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहती है, जो इसमें चाहती है कि सियासतदानों के साथ। देखें, मैं एक बात बताऊं, हम कहते हैं कि अच्छी बात है, पहले भी जब शर्जील मेमन साहब को राहदारी बेल मिली थी और FIA इस्लामाबाद ने उसको उठाया था, मियां साहब का दौर ही था ना, माजी था, हम नहीं जाना चाहते। तो हम ये नहीं चाहते कि हर किसी के साथ शर्जील मेमन सलूक हो, हर किसी के साथ मियां नवाज शरीफ या जो है जरदारी साहब वाले या फरियाल तालपुर वाले या मरियम नवाज वाले सलूक हो। हम कहते हैं हमें आगे जाएं, लेकिन हम सियासतदानों को आगे, अगर हम यही चीजें गद्दार वतन और वतन की जो है वो हम खेलते रहे म्यूजिकल चेयर, तो फिर आप ऐसा ना हो कि साल 2 साल बाद जब चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, मियां साहब कह रहे हैं 2018, देखिए हम कहते हैं 2018 का रिप्ले नहीं होना चाहिए। ऐसे ना हो कि फिर आप 2 साल बाद कहें कि 2018 का फिर से बयानिया उधर से शुरू करें। ऐसा ना, हमें मौका मिलना चाहता है। हम सियासतदानों का मसला ये है कि जब हमारा मैच फिक्स हो जाता है फिर हम कहते हैं यार बाकी सब छोड़ें, हम सारे एक पेज पे हैं, हम बड़े अच्छे हैं। जब वो पेज फट जाता है फिर कहते हैं हमारे साथ बहुत पीपल्स पार्टी के नाक़िदीन ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने मैच फिक्स करने की कोशिश की थी, हुआ नहीं है, तो शायद ये उसका गम है। क्योंकि देखिए ये तनकीद सर आप पर है कि आप लोग इसी हुकूमत का हिस्सा थे, शहबाज शरीफ लेड कैबिनेट का हिस्सा थे। बिलावल भुट्टो वही बिलावल भुट्टो हैं जो कहते थे सिंध को शहबाज पीठ की जरूरत है। आज ये गलत हो गए सर? नहीं, देखें, हम 16 महीने इस हुकूमत के हिस्सा थे, हम ओन करते हैं, हम हर चीज को ओन करते हैं, हमने कभी ये नहीं कहा ओन नहीं करते। लेकिन जब बदअहमद की तहरीक थी, कुछ ऐसी जमातें भी थी, इत्तेहादी जमातें थी, जिन्होंने कहा कि फैसल जरदारी साहब हमारे गारंटर बने। हमने कहा कि आपके नंबर गेम ज्यादा हैं, आपका हक बनता है कि आप जो है वज़ीर आज़म बने, हम आपको सपोर्ट करें, जिधर से भी हम वोट, हमारे इत्तेहादी जमातें जो भी आएंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम आज भी उम्मीद करते हैं, कल की पॉलिटिक्स से क्या पता, कल इलेक्शन होते हैं, हमारे नंबर गेम ज्यादा होंगे, हम PMLN को ऑफर करेंगे, आप हमारी इत्तेहादी जमात बनी, जैसे 2008 में वो हमारी इत्तेहादी जमात बनी थी। चले, आपने अगला रास्ता खिड़की खुली रखी हुई है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन में अगर कोई गुंजाइश होगी तो फिर साथ बैठ जाएंगे। अच्छा सर, वक्त थोड़ा सा कम है, मैं आप दोनों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पहले आप ही कॉमेंट कर दें। कुंडी साहब, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, कल अदम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हमें हमेशा, चाहे जिसकी से फैसले में, हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया हम उसको वेलकम करते हैं, अच्छी बात है, उन्होंने एक फैसला किया, हम उसको बिल्कुल इस फैसले को वेलकम करते हैं। नहीं होना चाहिए, जब उन्होंने कह दिया 4-1 से एक फैसला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको वेलकम करती है। वेलकम करती है। बिलाल साहब, किस तरह देख रहे हैं सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में इन प्रिंसिपल, क्या मौक़िफ़ है जमात का? बात यह है कि 9 मई के दिन जो सानिया हुआ, जो कौमी सानिया हुआ, जिस दिन शोहदा की यादगारों पर हमला किया गया, जिस दिन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया गया, हस्पतालों पे, एम्बुलेंसेस पे हमला किया गया, वो जो मुजरिम हैं कौम के, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये इंसाफ डिमांड करता है।
अब बाकी अगर सुप्रीम कोर्ट फील करती है कि कोई केस फलाने कोर्ट के बजाय फलाने कोर्ट में होना चाहिए, एज फार एज आई एम कंसर्न दैट इज डिटेल। ठीक है, मेन चीज ये है कि आवाम चाहती है कि जो उस दिन के मुजरिम हैं उनके साथ बिल्कुल भी किसी किस्म की लचक नहीं दिखानी चाहिए और उनको बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। वो कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल था। अगर ये आपने एक दफ़ा एग्जाम्पल या ये ट्रेंड सेट कर दिया तो ये आइंदा के लिए खतरनाक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, उसने अगर फैसला कर लिया कि एक कोर्ट के बजाय दूसरे कोर्ट में होना चाहिए, बिल्कुल हो, मगर आवाम चाहती है कि स्पीडी जस्टिस हो और मेरिट की बुनियाद के ऊपर जो मुजरिम हैं उनको कैफरे किरदार तक नवाज शरीफ साहब की जलसे और तकरीर के बाद मैं आज पहला प्रोग्राम करी और आप आए हैं पहली दफा प्रोग्राम में। एक शिकायत है, तकरीर अच्छी थी, तकरीर बुरी थी, वो सारी बहस, हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है। मियां साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में जाने वाली खवातीन के हवाले से जो एक रिमार्क दिया कि जी यहाँ पे ये खवातीन बड़े आराम से बैठी हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता था, डोंट यू थिंक इट वाज अनकॉल्ड फॉर? मतलब देखिए, आपके जलसे में भी गाने चल रहे थे, लोगों को हाइप अप करने का एक तरीका है। मरियम साहिबा अपनी मर्जी से गाने प्ले करवा रही थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? देखिए, नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें विमेन पार्टिसिपेशन और ख़वातीन का जो रोल है और अहमियत है, वो इनसे ज़्यादा कोई लीडर नहीं है जो इन चीज़ों को ना सराहता है ना अमली तौर पे इनको दिखाता है। आप हमारी जमात के अंदर ही अगर देख लें तो विमेन लीडरशिप हमारी जमात के अंदर आप देख लें, इसी तरह ख़वातीन उस दिन जलसे के अंदर जितनी पार्टिसिपेशन हमने देखी, हमारी विमेन विंग की तरफ से पार्टिसिपेशन थी, वो आपने देखी। तो नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि रक्स किसी थाप पे रक्स नहीं करी, आराम से बैठी है। I mean, don't you think it कुछ derogatory है from somebody जिनका स्टेचर नवाज शरीफ जैसा? देखिए, बात यह है कि मैंने आपसे जैसे कहा, पीटीआई ने पहले जिस तरीके से उन लोगों ने एक जहर उगला है, एक हेट्रेड और वायलेंस की सियासत चलाई है और वो भी स्पॉन्सर्ड सियासत चलाई है, तो उसके ऊपर तो जितनी तनकीद की जाए कम है। नवाज शरीफ साहब पीएमएलएन हमेशा खवातीन के किरदार को उन्होंने सराहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की मदर जमात है। हम हमेशा ये समझते हैं कि खवातीन का रोल रहा है और आइंदा रहेगा और हमारी जमात से बेहतर इसको कोई भी थैंक यू सो मच, आई एम हैप्पी टू हियर दैट। कुंडी साहब, ब्रीफली कमेंट कर दीजिएगा। मियां साहब सबके साथ मिलकर आगे चलने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं इदारे हों, सियासी जमातें हों, कोई भी इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हो, जब तक एक साथ मिलकर आगे नहीं चलेंगे इस मुल्क के मामलात का हल नहीं निकलेगा। खैर मकदम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये बात पीपल्स पार्टी भी की थी जब प्रेसिडेंट ज़ाहिर साहब लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास गए थे। तो सारी सियासी जमातों को बैठकर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी, हम चाहते हैं एक चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और इसके बाद जिसकी भी हुकूमत आती है, हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर इस मुल्क को आगे लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब, आपके वक्त के लिए। बिलाल कियानी साहब, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से से अभी यही कुछ, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे, कुछ और भी सियासी मामलात हैं खासतौर पर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी से जुड़े, उन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाजरीन। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जहां बहुत सारे मामलात पर बात हो रही है, वहीं पर आईपीपी का क्या रोल है, आईपीपी किस तरीके से नून लीग की बी टीम है, ये कुछ क्रिटिसिज्म है जो हम सुन रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, अभी रिसेंट पास्ट में वजूद में आई है, लेकिन वो इस तरीके से तनकीद की जद में क्यों है, कुछ इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। ओन चौधरी साहब की जो मुलाकात है वो उसकी वजाहत कर चुके हैं कि वो पर्सनल कैपेसिटी में थी, मगर खबरें ये हैं कि अलीम खान साहब ने इस एक्सप्लेनेशन को भी मुस्तरद कर दिया है। तो किस तरीके से ये मामला जो है इसको आईपीपी इटसेल्फ देख रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है रहनुमा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अदरवाइज सीनियर पॉलिटिशियन है इस मुल्क के फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका चौहान साहब आपके वक्त के लिए। सर क्यों ये उंगलियां बार बार उठाई जा रही हैं आईपीपी की तरफ कि ये नवाज शरीफ की या नून लीग की बी टीम है? अली जैदी साहब ने तो ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा जी कि ये मुकद्दर था इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कि उन्होंने नवाज शरीफ की बी टीम बनना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली जैदी साहब से पूछेंगे फिर उस दिन रात को जब आप डिनर पे आए थे तो चरखा काटने आए थे वहां पे, और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगले दिन जो पार्टी अनाउंस हुई थी तो वहां पे क्या छुआरे खाने आए थे, क्या करने आए थे अली जैदी वहां पे? और वहां पर बैठ के जो इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मेरे साथ लंबी चौड़ी बातें हाँकते रहे थे, वो क्या थी? मैं तो हैरान हूँ कि अली जैदी मेरी इसके साथ ज्यादा गपशप पार्टी के अंदर भी नहीं थी, ना मैं कुछ ज्यादा इसके करीब था, ना मैंने कभी करीब किया इसको। मैं हैरान था कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हुए थे स्टेज पे, तो अचानक खुद ही जनाब एफिशिएंसी दिखाने के लिए बोल पड़े और जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ और उनके बच्चों के खिलाफ जनाब बातें करना शुरू हो गए।
मैं हैरान हूं कि उसका मुंह देखूं, क्योंकि मुझे पता है कि अली जैदी ने अपनी सारी जिंदगी जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उसकी फैमिली और उसके बच्चों और उसके घर के मुलाजिम के तौर पे गुजारी हुई है। हाँ। अब मैं हैरान हूं कि अली जैदी, उससे पूछोगे फिर तुम क्या लेने आए थे जो है ना सियासत के अंदर। थोड़ा सा, क्योंकि आप अभी अली जैदी साहब की बात करें, मेरा ख्याल है शायद कल ही एक इंटरव्यू दिया आपने, मैंने सुना है कि क्लिप देखी है मैंने आपकी एक इंटरव्यू की, जहां पे आप ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी और अली जैदी ऑफिशियली आईपीपी का कभी भी हिस्सा नहीं थे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है आपकी पार्टी की, वो कहती हैं हिस्सा हैं। फवाद चौधरी साहब की अपेरेंटली कल कोई मुलाकात भी हुई है जहांगीर खान तरीन साहब के साथ, तो आपकी अपनी जमात के अंदर से कुछ चीजों में कंफ्यूजन नहीं है अभी तक? ऐसी कोई बात नहीं है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। मैं अभी तर्जमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हैसियत से बरमला कह रहा हूँ कि ये दोनों आए थे, आके ये बहुत ज्यादा, क्योंकि जनाब चालाक है, ये बहुत ज्यादा जनाब अक्लमंद है, ये बहुत ज्यादा वाइस है, ये बहुत ज्यादा पॉलिटिक है। हम तो जनाब बिल्कुल चल्ले हैं, लल्ले हैं, बलल्ले हैं, हमें तो अकल ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा गंदम का दाना खाते हैं, ये बड़े तेज हैं। इन्होंने पहले 2 दिन आए, उसके बाद इनको जो मुखालफत का सामना करना पड़ा, इन्होंने कहा कि अब पीटीआई के वोट बैंक को भी कैश करवाएं, 2 पासे पैर रखिए, इधर भी रखें उधर भी रखें, लेकिन ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। थोड़ा सा ऑन चौधरी साहब की मियां साहब से मुलाकात, गो के उन्होंने कहा पर्सनल कैपेसिटी में है, पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। जहांगीर तरीन खान साहब का शायद कोई हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ है, ये भी रूमर्स हैं, आप लोग उसको भी डिनाई कर रहे हैं। सवाल फिर भी ये करना चाहती हूँ कि ये रूमर्स भी क्यों हैं सर? धुआं वहीं पर उठता है जहां कोई ना कोई आग लगी होती है। नहीं, धुआं वहां पे भी उठता है जब कोई बंदा जना या कोई शख्सियत या कोई गिरोह या कोई खानदान किसी के लिए अलार्मिंग बनना शुरू हो जाए, किसी के लिए खतरा बनना शुरू हो जाए। अब मसला यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हर आने वाला दिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खतरा बनती चली जा रही है। इंशाल्लाह शाहीन या उकाब का इंतखाबी निशान मिलने के बाद जब हम फुल फ्लैज मैदान में आएंगे और हर आने वाला वक्त आगे पीछे से इनको खबर दे रहा है, पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी और JUI फजलुर रहमान को भी और बाकी पार्टियों के भी, कि IPP एक अच्छी वाज़े और विजिलेंट किस्म की पोजीशन बनाने की जनाब माहौल के अंदर आ रही है, तो फिर उसके मुतालिक रूमर्स छोड़ी जाती हैं। फिर मीडिया के अंदर एंकर दोस्त और जनाब आपके एनालिस्ट वो फिर सो पॉजिटिव नेगेटिव क्रिटिसिज्म एनालिसिस वो पेश करते हैं। इस वक्त जमात इस्लामी के हवाले से क्यों नहीं पेश हो रहा? इस वक्त जनाब किसी और पार्टी के हवाले से, क्योंकि आप एक नया फिनोमिना है ना, आप एक नया फिनोमिना है, आपका क्या तर्ज सियासत होगा, जाहिर है उसकी तरफ नया फिनोमिना नहीं है, हम एक ऐसा फिनोमिना है कि जो थर्ड ऑप्शन और रियल ऑप्शन के तौर पे पाकिस्तान की आवाम इंशाल्लाह जानेगी, मानेगी, पहचानेगी और गर्दानेगी, जिन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पर बनाया गया है और लाया गया है, ये भी कहा जाता है। तामीर और तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इससे ज्यादा हम्बल और पोलाइट पार्टी जो है ना, इंशाल्लाह उन्हें एहसास होगा और लोग आएंगे इस तरफ। सर वक्त थोड़ा महदूद है, 2 बातों पे आपसे ब्रीफली कमेंट करना चाहती हूँ। एक तो ये कि ऑन चौधरी साहब, उनकी मियां साहब से मुलाकात, पार्टी के अंदर उसको लेके नाराजगी, ये मामला किधर सेटल होगा? ऑन चौधरी साहब जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम अमल में लाया जा रहा था तब भी शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा थे, तो आज नाराजगी किस बात पर है? भाई कोई नाराजगी नहीं है, ये पार्टी का इंटरनल मसला है। अगर वो चले गए, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ 1.5 साल उनकी जनाब उनका कैबिनेट का हिस्सा थे, उनसे एक दानिस्ता या गैर दानिस्ता जो है ना वो एक गलती हो गई है, पॉलिटिकल पार्टीज के से जो है लोगों से होती है, ठीक है। तो ये पार्टी के अंदर एक्सप्लेनेशन जनाब उनसे मांग ली गई है और विद इन पार्टी जनाब मुस्तरद भी कर दी गई ना, एक्सप्लेनेशन मुस्तरद भी कर दी गई अलीम खान साहब की तरफ से। मुस्तरद है कि आप यहाँ बैठ के मुस्तरद जनाब आप कहानी डाल रही हैं, क्या मैंने क्यों कहानी डालनी है सर? जो खबर है वो आप अच्छा चले सर, क्योंकि सिंस यू आर हियर, 9 मई को क्या कुछ हुआ, कैसे प्लान हुआ? आपकी एक जगह पे मैं गुफ्तगू सुन रही थी जहाँ पे आपने यहाँ तक भी कहा कि जब वो बातें हो रही थी तो मैं कहीं ना कहीं, सर अब आपका इंटरव्यू है तो आपकी गुफ्तगू सुनूंगी, आपने ये कहा कि जब ये प्लानिंग हो रही थी तो मुझ पर उस वक्त भी ये खौफ तारी हो रहा था कि ये मुल्क को सिविल वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं। जो कुछ हुआ सबने देखा, उसके बाद जो लोग इस वक्त जेरे हिरासत हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल, इस पर आपका मौकफ क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कोई सिविलियन ट्रायल नहीं हो सकता। मैं बड़ा क्लियर बता दूं आपको, इन 5 जजेस ने, मैं ये समझता हूं ये जो फैसला है ये कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। इन्होंने पाकिस्तान की एथिक्स और वैल्यूज की धज्जियां उड़ाई हैं। इन्होंने 1952 का आर्मी एक्ट और 1967 का जो आर्मी एक्ट के तहत हजारों सैकड़ों
सिविलियन का जो इससे पहले जनाब ट्रायल होता रहा है, इन्होंने जनाब उसके बरखिलाफ फैसला दिया। एतजाज एहसन की तो वकालत का बेड़ा गर्क हो गया था, बकोर शेर अफजल मरवत के वो तो बढ़ चुकी थी, और उन्होंने उसके रिवाइवल के लिए जना ये सारे का सारा सहारा लिया। लेकिन मैं हैरान हूं अपनी सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजों के ऊपर। उन्हें याद है कि 2019 के अंदर और 2020 के अंदर 29 लोगों की जनाब सिविलियन की जनाब आर्मी कोर्ट के अंदर जनाब ट्रायल हुआ था। सर, आप एक अवामी सियासतदान है, आप ये समझते हैं कि मुल्क में किसी इंसान से कोई जुर्म हो भी जाए जो सिविलियन है, उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, दुनिया के 36 ममालिक के अंदर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर जनाब ट्रायल होता है, इंक्लूडेड अमेरिका, इंक्लूडेड बरतानिया। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, जो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के सैकड़ों सिविलियंस के ट्रायल हुए हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी जनाब उसको जनाब जस्टिफाई किया हुआ है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बात इस मुल्क के टॉप 5 जजेस को, जो कि सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है, उन्हें नहीं पता, उन्हें इदराक नहीं है इस बात का? भाई उन्होंने फैसला दिया है, फैसले पे राय देना मेरा हक है। ये वही जजेस है जिनके हवाले से बंदियाली कोर्ट का एक कंसेप्ट जो है वो पिछले 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान की सियासत में आया था, और तजिया निगार और सहाफी सुबह दोपहर शाम इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते थे। मैं उस अंदाज का क्रिटिसिज्म तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं कानून का पाबंद और बिल्कुल ठीक है, फैसला है, मैंने सवाल किया, जवाब देना आपका हक है। राइट है इसके ऊपर क्रिटिसाइज करने का। मैं समझता हूं कि ये फैसला आइन और कानून के 100% बरखिलाफ है। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब सर, आपके वक्त के लिए। 4-1 का फैसला है, 4 जजेस उस बेंच में उन्होंने ये कहा है कि ये मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता, इसे कलअदम करार दिया है। फयाजुल हसन चौहान साहब की जाहिर है अपनी इसको लेकर एक राय है। प्रोग्राम से वक्त खत्म हो चुका है, वरना मजीद हम इस इशू पर जरूर बात करते हैं न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।